हाँ, तो क्या, ओके। अब आप मुझे ना चैट चैट में आप सभी बोलिएगा, क्योंकि अब मैं कंप्यूटर लैपटॉप पर देख नहीं रहा हूँ। अब मैं चैट्स आपके पढ़ूंगा, तो जब भी मैं पूछूं आपको चैट्स में बोलना है। ठीक है। चैट यस में आप सर। मुझे बोलिएगा। सो, हरिओम टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जितने भी ज्वाइन किए हैं। मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका टीचर एंड मेंटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। जी, प्रणाम प्रणाम। तो स्कोप के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमने परसों किया था, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से नहीं कर पाया हमें, तो उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका मार्किंग स्कीम क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बट आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी का या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, आप सभी को मैं बोल दूं, पेन और नोट कॉपी लेकर बैठिए, और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करते जाइएगा। नोट्स भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आप बताइए कि जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मिरालिन, कि व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट, सिंपल टर्म्स में अगर हम पूछें कि व्हाट इज कॉस्ट, क्या है कॉस्ट का मतलब। हेलो, बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। किसको पता है, प्लीज रेज योर हैंड्स, और चैट में आप बोलिए कि सर हमको पता है। ऑडियो, ऑडियो में, ओके। ऑडियो में बताते हैं आपको, चलिए बोलिए, व्हाट इज कॉस्ट। लगा लिया मैंने ऑडियो, बताइए ऑडियो में। सर एक फैक्ट्री को प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने, कुछ भी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए जितने भी पैसे खर्च होते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, इसको लिख लीजिएगा। और बार बार ऐसे मतलब ऑडियो सुनने में से अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चैट में प्रेफर कर रहा हूँ कि आप जो भी बोलिएगा चैट में बोल दीजिएगा। ओके सर। ठीक है। तो कॉस्ट मतलब, जैसे मिरालिन ने बताया, कि कॉस्ट का मतलब होता है पर प्रोडक्ट एक्सपेंस। में सिंपल टर्म्स में बोलूं, बहुत सिंपल टर्म्स में, पर प्रोडक्ट एक्सपेंस को ही बोलते हैं हम कॉस्ट। एम आई क्लियर, यस और नो। चैट में बोलिएगा यस और नो। पर प्रोडक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज कॉस्ट। नहीं, प्रिंस आप गलत मतलब उसका डेफिनेशन दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। कॉस्ट वो नहीं, उसको बोलते हैं हम एम आर पी, उसको प्राइस बोलते हैं। प्राइस मतलब किसी चीज का कितना, मतलब हम मूल्य चुका पा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट का मतलब कुछ और ही होता है। जैसे मैं क्या बोला, पर प्रोडक्ट एक्सपेंस इज कॉस्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो इस चौक को बनाने के लिए कंपनी को 0.05 रुपीज का एक्सपेंस उसको लगा। फर्दर, कब तक, रॉ प्रोडक्ट से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचाने के लिए उसको 0.5 रुपीज लगा। लेकिन फिर फिनिश प्रोडक्ट से लेकर के उसको वेयर हाउसिंग का चार्ज देना पड़ा, इसको स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेयर हाउसिंग से लेकर रिटेलर तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद कुछ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी लगे। कब, जब तक कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक पहुंच ना जाए, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। ये सारे कॉस्ट जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं थ्रू आउट उसके जर्नी में, रॉ मटेरियल से बना, उसका फिनिश गुड्स में बना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलिंग, एडवर्टाइजमेंट और आफ्टर सेल्स, सेल्स मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, वो सब मिला के ये एक पर प्रोडक्ट एक्सपेंस बनता है। मान लीजिए उसका ये सारे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट उसको 0.3 रुपीज लगा, तो उसका टोटल कितना हो गया, 0.8। अब वो, इसका टोटल प्राइस ये बन गया उसका कॉस्ट, नॉट प्राइस, कॉस्ट। अब वो अपना इसमें प्रॉफिट या फिर कहें तो मार्जिन जोड़ेगा। कितने का मार्जिन जोड़ेगा, सिर्फ ज्यादा नहीं,
0.2 का जोड़ सकते हैं, हम 0.2 का जोड़ रहे हैं, तो वो अब पर चौक को ₹1 में वो अपने फर्दर होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये हो गया उसका मार्जिन, या फिर कह सकते हैं हम उसको प्रॉफिट मार्जिन। एम आई क्लियर? बताइएगा यस और नो। एम आई क्लियर? और आपने इसको नोट किया कि नहीं, क्या कि पर प्रोडक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज कॉस्ट। प्रिंस, लिखिएगा इसको अपने नोट कॉपी में, पर प्रोडक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज कॉस्ट। मैं देख रहा हूँ लैपटॉप में आपको कुछ रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को भी आप लिख लीजिएगा साथ ही साथ, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाए चीजें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको थियरी पढ़ाने नहीं आया, रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, नॉलेज है, उसको मैं बताने आया हूँ। क्लियर हो गया कि पर प्रोडक्ट एक्सपेंस एक प्रोडक्ट का जितना हो रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब मुझे कौन बताएगा, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा है, मैं बुक की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल हिंदी में मतलब पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? मिरालिन या फिर प्रिंस? पहले कौन बताएगा, बताइएगा, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है प्रिंस? बता सकते हैं आप कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इन सिंपल टर्म्स, जैसे कि हमने ये छोटे से सिर्फ 2 शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया कि पर प्रोडक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज कॉस्ट, वैसे ही अकाउंटिंग का सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं? मिरालिन, आप बता सकते हैं? बताइए, अगर, क्योंकि आपने तो क्लास कल अटेंड किया था परसों। मिरालिन, मेरा आवाज तो नोट जा रहा है ना आप लोग के पास? हाँ, तो आप बोलें कम से कम। जो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं कम से कम आंसर तो करें, क्योंकि जब आपको क्लियरली आवाज सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल आप बोले, है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉन एज अकाउंटिंग। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है। और सिंपल टर्म्स में अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। क्या होता है भाई? हिसाब किताब। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, हिसाब किताब को ही हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल आम भाषा में, क्या, अकाउंटिंग। तो जब हम ये पर प्रोडक्ट एक्सपेंस किसी भी प्रोडक्ट का निकाल रहे होंगे, जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क, फिर ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलिंग, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग, है ना, तो इस सब का हिसाब किताब रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन करना, है ना, हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करके उसको डिफरेंट चीजों में उसको फिर सिलेक्ट करके उसको फिर रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट करना, और एक प्रॉपर एनालिसिस करना ही है हमारा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या, हिसाब किताब रखना किस चीज का, पर प्रोडक्ट एक्सपेंसेस का, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को, उसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। एम आई क्लियर? क्या ये सिंपल डेफिनेशन है? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ थियरी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्रिटिकल थिंक कर रहे होंगे कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आपने नोट डाउन कर लिया कॉपी में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल मीनिंग हो गया, जो कि हम खुद के एक क्रिटिकल थिंक करके, खुद से सोच विचार करके निकालते हैं। लेकिन अगर बुकिश डेफिनेशन देखें तो इसका बुकिश डेफिनेशन क्या हो सकता है, जैसे कि आपके बुक में लिखा है, इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि ये सब आपको पता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या, कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक शाखा है ना? कौन बताएगा कि अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस हैं, 3, 4 या 5? मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, ऑडियो में मुझे बोलिएगा, ठीक है ना? जिसको आता होगा वो अपना ऑडियो ऑन कीजिएगा और मुझे बोलिएगा, अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस हैं? क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ जो आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? 4? ठीक है, नाम बताइए उनके, ऑडियो में अगर बता सकते हैं तो मुझे, क्योंकि लिखना, और अगर टाइप करके कर सकते हैं तो
बहुत बढ़िया है। costing, cost accounting and cost accountancy. कौन कौन से बोले, और एक बार रिपीट कीजिएगा। The costing, cost accounting and cost accountancy. नहीं 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 नहीं, अकाउंटिंग के ब्रांचेस पूछ रहा हूं मैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं, अकाउंटिंग के ब्रांचेस। गर्ल्स में किसी को पता है तो वो बोले। नंदिनी। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो ऑडिटिंग, तीन टैक्स हुए। अकाउंटिंग, वेरी गुड, ये सारे हो गए। एक्सेट्रा। और भी होता है CSR अकाउंटिंग, कस्टमर सॉरी, कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होता है। वेरी गुड मेरा लीन। ऐसे ही आप जब भी पढ़ने बैठे ना, तो एक बार बुक को ओवरलुक जरूर कर लें। ट्राई करें कि बुक का डेफिनेशन नहीं पहले पढ़ें, खुद से एक जनरल फॉर्म में उसका डेफिनेशन एनालाइज कर लें, उसके बाद बुक रीडिंग करें, उसके बाद क्लास अटेंड करें। क्या होगा ना, आप अच्छे से उसको ग्रैब कर पाओगे। नहीं तो क्या हुआ, आप सो के उठ के आए और दुनिया में घुस गए पढ़ाई अकाउंटिंग के वर्ल्ड में, तो ये चीजें नहीं होने वाली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि डील करता है पर प्रोडक्ट एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। एम आई क्लियर? क्या मैं ऑडिबल हूँ? बार बार तो पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑडिबल तो मैं शुरू से हूँ। हाँ, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया हमको क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक आता है हमारा सोशल, कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ क्या चीज, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर प्रोडक्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी हुआ। तो उस हिसाब से हम अगर देखें कि नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, चलिए एनालाइज करते हैं और फिर आंसर करेंगे। बताइएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बारे में, डेफिनेशन जानने के बाद आपको क्या लगता है कि इसका नेचर क्या होगा? कोई बता सकता है तो मुझे बताइएगा। ऑडियो मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑडियो सुन रहा हूँ आप लोगों का। यस बिल्कुल, प्रॉपर एनालिसिस। और कोई दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं? या रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब क्या? ट्रांजेक्शन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। हाँ बोल सकती हैं। प्रॉपर एनालिसिस हो गया। और कोई दूसरे स्टूडेंट जो कि रिकॉर्डिंग बता ऑफ सकते हैं कि ट्रांजेक्शन, नहीं? दैट इज अकाउंटेबिलिटी। हाँ अकाउंटेबिलिटी होगा। आपने क्लास कर चुका है तो आप तो बोलेंगे ही। अब बाकी स्टूडेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का वो काम नहीं है, उसका नेचर ये नहीं है। लेट मी क्लियर, नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड एक नेचुरल रिसोर्स है ना। उसका नेचर कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है? ये तीनों अलग चीजें हैं। नेचर का मतलब उसका स्वभाव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसका फायदा क्या हमें मिल रहा है, स्कोप का मतलब होता है हम उसके यूजेस कितना और कहां तक कर सकते हैं। तो गोल्ड का नेचर क्या है? हीट इन नेचर। वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, जब भी उसको हम अपने बॉडी में पहनते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है, पित्त को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर में पित्त होता है मतलब डाइजेशन को जो इम्प्रूव करता है ना, तो उसको पित्त कहते हैं। तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, उस फायदा। गोल्ड पहनने का फायदा क्या होता है? गोल्ड पहनने का फायदा होता है कि लोग आपको अमीर समझते हैं,
आपको लोग अमीर समझते हैं। स्कोप क्या होता है? आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है। क्या अपॉर्चुनिटीज? कि सामने वाला आपको बोलेगा भाई नमस्कार, बहुत ज्यादा सोना आपने पहन के रखा हुआ है तो भैया आपको नमस्कार। वैसे ही आपको बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर। तो जैसे कि आप मेरालिन ने कहा, सो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर है कि ये प्रॉपर एनालिसिस करता है हर एक चीजों का। बिल्कुल सही है। तो ये करता है क्या? प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट? प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच आर ऑक्योर्ड, मतलब होते हैं ऑक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड। एम आई क्लियर? सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मतलब इतने सारों ने मैसेज देखा और जुड़ते बस 3 हैं। चलो कोई नहीं, आप लोग के लिए पढ़ाएंगे हम। जो बच्चे सीरियस हैं वो पढ़े, अच्छी बात है। दूसरा क्या हो सकता है नेचर? कौन बताएगा? प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए इसी से हम एक मतलब निकाल लेते हैं नेचर की प्रोडक्शन। नेचर क्या हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कि ये मैनेजमेंट करता है। प्रोडक्शन होगा तो चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा, इसलिए होगा उसका मैनेजमेंट एक प्रोसेस। और क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या सिर्फ ये एक फैक्ट्री में यूज होता है या फिर एक स्पेसिफिक कंपनी में यूज होता है? बिल्कुल नहीं। ये स्कूल्स, कॉलेजेस, या फिर कहें तो जो भी कंपनी जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो। बिल्कुल, नंदिनी ने सही जवाब दिया। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। क्या सब कोई रिकॉर्ड कर, मतलब इसको ना लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे अपने कॉपी में। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, तो देखिएगा, है ना? मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। और क्या, जैसे मैंने बोला हर जगह ये यूज होता है, तो क्या होगा? यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर, या फिर कहें तो यूनिवर्सल। और क्या हो सकता है इसका नेचर? इसका नेचर और हो सकता है क्या? और क्या हो सकता है? लेट थिंक। प्रिंस, आप भी एक पॉइंट बताइए अगर आपको पता है तो। एनालाइज कीजिए, सोचिए, विचारिए कि इतना डेफिनेशन जानने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका एक बेसिक नेचर क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही। इंप्रूवमेंट, या फिर कह सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम सही है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमें अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है, ना कि सिर्फ बुक्स की थियरी पढ़ के रट्टा मारना है फिर एग्जाम दे देना है। कॉस्ट कंट्रोल, वेरी गुड पॉइंट। कॉस्ट कंट्रोल या फिर कहें तो कंट्रोलिंग। और चलिए कॉस्ट कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं हम। बिल्कुल। क्या सबने डिसीजन सपोर्ट, बिल्कुल सही, डिसीजन सपोर्ट। तो क्या सबने ये पॉइंट लिख लिया? आप मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है? स्टूडेंट्स, क्या मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है? ठीक है। तो आपने क्या ये सारा नोट कर लिया? सभी कम से कम बोले, सिर्फ एक जन कुछ रिप्लाई देने ना गए, सभी बोले कि सर यस सर, यस सर। ये सर भी ना लिखे तो बस वाई लिख दें, वाई वाई। और अगर नहीं तो नो, सिंपल एन लिख दें, ज्यादा कुछ टाइप नहीं करना है, वाई और नो बस। वेरी गुड। हम शॉर्टकट्स पे चलेंगे और ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो सबने लिख लिया नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्या स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इसी पॉइंट से स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमको भी सारे इसके स्कोप मिल जाएंगे और हमारे लिए इजी भी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए और याद रखने के लिए। 10 चीजें हमें एक साथ याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नीचे हेडिंग दीजिएगा, या फिर कहें तो ऐसा लिखिएगा बीच में स्कोप, है ना? नेचर को मिटा, या फिर नेचर जैसे लिखी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्कोप, राउंड करके उसका स्कोप भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम उसको स्कोप्स को भी लिखते हैं, समझते हैं कि उसका स्कोप क्या क्या हो सकता है। तो मैं कहाँ से लिखूं जो आपको दिखेगा? इतना तक दिख रहा है,
हाँ, इतना तक तो दिख रहा है। लिख चुके हैं सभी कोई? तो मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ ये वाई और नो, वाई और एन लिख के इरेज कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप सभी लिख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं स्कोप। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप बताइएगा एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट, है ना? या फिर क्या आप लोगों ने दिया था मैसेज? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, प्रॉपर एनालिसिस, यही से आपने बोला था। तो उसका स्कोप क्या हो सकता है? चलिए एनालाइज करते हैं। कौन बताएगा? प्रॉपर एनालाइज से आप क्या समझते हैं और उसका यूज क्या कर सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? हाँ, कॉस्ट असे क्या बोलते हैं, अरे क्यों ऐसे हो रहा हूँ मैं, असटेनमेंट होता है ना। कॉस्ट असटेनमेंट मतलब हम कॉस्ट पता लगा सकते हैं, पर प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना? तो स्टूडेंट्स आप बोलिएगा कुछ पॉइंट्स भी। आपने जो कॉपी में नोट डाउन किया है उसको पढ़िए और समझिए कि इसका नेचर अगर ऐसा है तो इसका स्कोप क्या हो सकता है, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट, तो वो हो गया कॉस्ट असरटेनमेंट, बिल्कुल सही। अब देखते हैं फिर आपने क्या बोला, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटिंग, है ना? ठीक है, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर एनालाइजिंग एंड प्रॉपर एग्जामाइनिंग। किसको पता है ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामाइनिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस। तो सबको इसका मतलब लिख लेंगे, टेस्टिंग, एनालिसिस। कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना? वेरिफिकेशन, बिल्कुल सही, हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट? वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, या फिर क्या तो ऑल, हाँ, ऑल एक्सपेंसेस। और क्या हो सकता है इसका स्कोप? कॉस्ट कंट्रोल, बिल्कुल सही, हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे कौन बताएगा? सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है? कौन बता सकता है? बिल्कुल सही, कॉस्ट रिडक्शन। प्रिंस ने एकदम सही जवाब दिया है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से ही हमारा काम बनेगा और इसका मेन एम ही यही है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से क्या होगा हमारा? बताइए, कौन बताएगा? अब मैं बताऊंगा उस चीज को, लेकिन कौन बताएगा कॉस्ट रिडक्शन से फर्दर हमें क्या मिलेगा? बताइएगा, कॉस्ट रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा? जब हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा? बताइए, जरूर जल्दी बताइए, समय नहीं है। नहीं, रियल कॉस्ट तो मिलेगा। थोड़ा और ब्रॉड होकर सोचिए, ब्रॉड होकर सोचिए, क्या मिलेगा? ब्रॉड होकर सोचिए, क्या मिलेगा अगर हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो क्या मिलेगा? बुक का डेफिनेशन है वो रियल कॉस्ट। थोड़ा सोचिए, गर्ल्स, नंदिनी, मिरालिन, सोचिए कुछ। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं अपने प्रोडक्ट का तो हमें क्या मिलेगा एज ए रिवॉर्ड? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, सिर्फ बुक का थियरी मत पढ़ो, क्रिटिकल थिंक भी करो, एनालिसिस करो चीजों को। किसी को नहीं आ रहा है तो ये वाई या फिर नो लिखो, जिसको आता है वाई लिखो, नहीं आ रहा है नो लिखो, एन लिखो, जल्दी। आहा आहा, गलत बोल दिया आपने। डिक्रीज नहीं करेगा प्रॉफिट, समझिए। उल्टा ये काम करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, इंक्रीजमेंट में। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं या फिर मेरा एक कंपनी है, मुझे अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1.05 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे। अब जब मैंने अपना कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल कर लिया, रिसोर्सेज को वेस्टेज होने से मैं बचा लिया, तो क्या हुआ? मेरा ना खर्चा कम हो गया, कितना से? 0.5 से। तो अब मुझे 1 रुपया पड़ा। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट रिडक्शन किया मैंने। क्यों किया? क्योंकि जब मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया, रिसोर्स को मैनेज किया सही से, उसके वजह से मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो गया। कॉस्ट रिड्यूस होते ही मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, या फिर कहे तो मार्जिन बढ़ गया।
मार्जिन मैक्सिमाइजेशन, क्या, मार्जिन मैक्सिमाइजेशन। एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियर हूं? और आपने इसको नोट डाउन कर लिया? वाई और एन लिख के क्लियर कीजिए। बिल्कुल सही, ये सब आपने लिख लिया, नेचर एंड स्कोप। अब देख लेते हैं बुक क्या कह रहा है। अब हम इतना कुछ समझ गए अपने आप से, हमने एनालिसिस एनालिसिस भी कर लिया, और मैं गारंटी के साथ देख के कह सकता हूँ, बिना बुक पढ़े भी आप ये सारे अगर आंसर लिखते हो आपके एग्जाम में, कोई टीचर का हिम्मत नहीं है कि उसको ये आपका मार्क्स काट सके। और फर्दर हम आने वाले क्लासेस में, पेड क्लासेस में समझेंगे जब एग्जाम पास आएगा कि हमें अपना आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ, कल्याणी बुक से भी रिफर कर सकते हैं, और आपका ब्यूरो का भी बुक रिफर कर सकते हैं। रिफर दोनों में कंटेंट लेकिन कल्याणी का बेहतर है, बट मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं है कल्याणी का, ठीक है ना। तो स्कोप आप समझ गए आई बेट। अब आप इसको समझिए, नेचर ऑफ स्कोप को पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव अब मुझे बताइएगा। अब सभी स्टूडेंट्स मिलके जैसे ही मैं बोल रहा हूं आप तुरंत तुरंत बोलिएगा, क्योंकि इतना करने के बाद आप समझ गए होंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताइएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहले कौन बोलेगा? प्रिंस बताइएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? इतना पढ़ने के बाद आपको क्या एनालाइज हुआ, क्या आप क्रिटिकली थिंक कर पाए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे एरोज बना दे रहा हूँ। आप एक एक करके जल्दी जल्दी बोलिएगा, 5 to 6 पॉइंट्स हम लिख लेंगे। जल्दी बोलिएगा, जल्दी। प्रिंस, मिरालेन, गिव योर आंसर प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इतना पढ़ने के बाद एनालिसिस कीजिए नेचर एंड स्कोप से। टू गाइड प्राइस सेटिंग, वेरी गुड, गुड पॉइंट। क्या? टू गाइड प्राइस सेटिंग। और क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको, आपने जो बताया प्रॉपर एनालिसिस, ये एनालिसिस वो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करता है भाई? सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। टू कंट्रोल कॉस्ट, वेरी गुड। मेथड एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एसरटेनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में मेथड एंड कॉस्ट ये भी लिख सकते हैं, बट बेटर पॉइंट क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर कहे तो हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप लिख सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन लिख सकते हैं। हाई मेंटेनिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब मैं नहीं समझा, हाई मेंटेनिंग कॉस्ट क्या है? हाँ, कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, तो कॉस्ट कंट्रोल तो वही हो गया ना, टू गाइड प्राइस सेटिंग, प्राइस सेट करना ही कॉस्ट कंट्रोल है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, टू टेक इन्फॉर्म पॉलिसीज, टू टेक या फिर टू फॉर्म पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाने हैं हमें अपने कंपनी में। कॉस्ट ऑडिटिंग, वेरी गुड, वो बस वही सारे पॉइंट्स है, बट चीजों को थोड़ा सा घुमा कर हमको लिखना है और प्रेजेंटिंग करना है, नहीं तो चीज वही लगेगा। ऑब्जेक्टिव्स में कॉस्ट ऑडिटिंग हो गया, प्रॉपर एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, है ना। और क्या, और 2 पॉइंट बताइएगा जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, मतलब इसका फायदा क्या होगा अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्या? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये पॉइंट भी लिखोगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस, बस।
बस इतना ही आपको पॉइंट आया, और कुछ पॉइंट चलिए मैं ही बता देता हूँ। और ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या कॉस्ट कटिंग हो सकता है क्या? कॉस्ट कटिंग, ठीक है। क्या आप, टू आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ वेस्टेज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी को बोलते हैं हम ऑप बेटर, या फिर कहें तो वेस्टेज क्या बोलते हैं ना, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या कहें तो ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। किसने बताया? प्रिंस ने नहीं, मिरालिन ने बताया ना। हाँ, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, या फिर वेस्ट, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, रिडक्शन इन वेस्टेज हो सकता है, रिडक्शन इन, ये आप और दो चार पॉइंट लिख लीजिए कॉपी में ही, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या लिख लिया? सभी बोलेंगे यस और नो, वाई और एन करके। क्या मैं इसको इरेज करूं? यस और नो? सबने लिख लिया? और नहीं लिखा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो। चलिए, आज इतना हो गया। अब तुरंत इसका हम लिमिटेशंस देख लेते हैं, और आज का क्लास हम खत्म करते हैं इसी के साथ। लिमिटेशंस, जल्दी जल्दी। अब तो बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए आप में से किसी को भी। लिमिटेशंस, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, 5 पॉइंट। 1 2 3 4 5, जल्दी बताइएगा लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। मैं लिखूं? बताइए, या फिर आप? रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल लोग चाहिए इस चीज के लिए हमको, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है इस चीज को। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए, जिसकी वजह से फिर क्या होगा भैया, हमको महंगा पड़ेगा। नॉट एफिशिएंट, या फिर कहे तो नॉट, हाँ, नॉट एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट, हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है चीजों का। ये कह सकते हैं यहाँ पे हम, महंगा है ना, महंगा को क्या बोलते हैं? नॉट एफिशिएंट, नॉट इफेक्टिव। और क्या हो सकता है? मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब एक हाईली प्रोफेशनल को हम हायर करेंगे तो वो गड़बड़ियां भी कर सकता है हमारा। फेलियर ऑफ सिस्टम, वेरी गुड, फेलियर ऑफ सिस्टम हो सकता है, फेलियर ऑफ सिस्टम, नॉट एफिशिएंट। और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता है, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे होगा नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, महंगा पड़ सकता है मतलब हमें। मैनी फॉर्मेलिटीज, वेरी गुड, मैनी फॉर्मेलिटीज। या फिर कहे तो इसको, मैनी फॉर्मेलिटीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाँ, इसका नेचर भी यही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, हैप्टिसिटी इन नेचर, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी गुड। यही पॉइंट मेरा मुंह में नहीं आ रहा था, आप लोगों ने चुरा लिया मेरा पॉइंट, एक्सपेंसिव, है ना। बस यही तो है, और कुछ नहीं है। बुक्स में भी वही लिखा है, बट बुक्स में मोर फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, और इनफॉर्मल लैंग्वेज ये नहीं है, ये भी फॉर्मल लैंग्वेज है। बट आप अब क्या करोगे, आप जाओगे और ये सारे नेचर स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस को बुक से पढ़ोगे थोड़ा, और एक बेहतर खुद का डेफिनेशन बनाओगे। क्योंकि जब खुद के पॉइंट्स बनाओगे, तो अब एक बार अभी बना लोगे ना, तो आपका एग्जाम तक, या एग्जाम के बाद भी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको +3 एंड ईयर में होकर, जो मैं क्लास 12th में पढ़ा था आज भी याद है, और बुक अभी तक मैं छुआ नहीं हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किया, क्वेश्चन किया और क्रॉस चेक किया, और खुद का एक क्रिटिकली थिंक किया चीजों का, ऐसे ही तभी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। थम्स अप दीजिएगा जरूर, क्लास आपको बेहतर लगा।
ओके, इसी के साथ समाप्त करते हैं। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन मंगलमय हो, हमारा पढ़ाई अच्छे से हो, है ना, और अपना कार्य करते रहें। एक मंत्र है जो कि बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ, मेरे आप वेबसाइट पर भी देखे होंगे। ओम असतोमा सद्गोमया, है ना, तमसोमा ज्योतिर्गोमया, मृत्युमा अमृतंगमय। इसका अर्थ है कि भगवान हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले चले, मूर्खता से समझदारी की तरफ ले चले, और क्या, मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले चले। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है ना। अपने आप अगर हम दबे हुए हैं या फिर अपने आप को एडवांस नहीं किए हैं, तो अपने आप को स्किल अपग्रेड करें। इसी को बोलते हैं हम अंधकार से ज्ञान की तरफ बढ़ना। तो जीवन में आप ऐसे काम करिए जिसके वजह से आप अंधकार से ज्ञान की तरफ बढ़ें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हरिओम। Good to see